जिस तरीके से रियल मैड्रिड का ऑब्सेशन रहा है विद डोमिनेटिंग वर्ल्ड फुटबॉल एंड विनिंग चैंपियंस लीग्स, उसी तरीके से उनका ऑब्सेशन ये भी रहा है टू बिल्ड द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड विद द बेस्ट प्लेयर्स। ये एक सीरीज है जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वे विल बी टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट ट्रांसफर विंडोज इन द क्लब्स हिस्ट्री। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक करना और एंड तक जरूर देखना। इस सीरीज में हम काफी सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, लाइक रोनाल्डो ने कब और क्यों ज्वाइन करी थी मैड्रिड, जोसे मोरिनो ने कैसे डिस्कवर किया था ओजिल और डी मरिया को, और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस विच हेल्प रियल मैड्रिड रीच द पिनिकल ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। तो आइए विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं सीरीज की विद द 2009 समर ट्रांसफर विंडो। ये ट्रांसफर विंडो एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड थी रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में, क्योंकि ये मार्क कर रही थी द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड गैलेक्टिकोस एरा एंड ले कर रही थी द फाउंडेशन ऑफ द क्लब्स डोमिनेंस इन द फॉलोइंग ईयर्स। इस ट्रांसफर विंडो ने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया था मैड्रिड की स्क्वाड को और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया था क्लब की ग्लोबल मार्केटेबिलिटी और ब्रांड वैल्यू को। इस ट्रांसफर विंडो में ऐसा क्या हुआ था वो समझाने से पहले मैं आप सभी लोगों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा कि व्हाट लेड टू दिस आइकॉनिक 2009 ट्रांसफर विंडो। तो बात कुछ ऐसी थी, बिटवीन द पीरियड ऑफ 2005 टू 2009 रियल मैड्रिड ने काफी चैलेंजिंग पीरियड फेस किया था व्हिच वाज मार्क्ड बाय इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस, मैनेजरियल इंस्टेबिलिटी एंड नोटेबल डिफीट्स अगेंस्ट मेजर राइवल्स। जैसे कि अगर अपन मैड्रिड के 2005-6 सीजन की बात करें तो मैड्रिड के मैनेजर स्टार्टिंग ऑफ द सीजन वैंडरलाई लग्जमबर्गो थे, बट वो दिसंबर में ही सैक हो जाते हैं ड्यू टू पुअर रिजल्ट्स एंड देन हुआन रामोन लोपेस को प्रमोट कर दिया जाता है फ्रॉम मैड्रिड्स बी टीम। लेकिन वो लैक कर रहे थे द एक्सपीरियंस टू टर्न थिंग्स अराउंड, जिसकी वजह से उस सीजन मैड्रिड सेकंड फिनिश करती है ला लीगा में बिहाइंड बार्सिलोना विद ओनली 70 पॉइंट्स, जो कि उनका लोएस्ट पॉइंट का टोटल था सिंस द 1996-97 सीजन। एंड ऑल्सो वो सीजन मैड्रिड जो है चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो जाती है आफ्टर लूजिंग टू आर्सेनल 1-0 ऑन एग्रीगेट। कोपा डेल रे की आप तो पूछो ही मत भाई, क्योंकि उसमें मैड्रिड 6-1 हार जाती है अगेंस्ट रियल ज़ारागोजा फर्स्ट लेग में ही, जिसकी वजह से इस कंपटीशन में भी मैड्रिड सेमीफाइनल से बाहर हो जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सीजन मार्क कर रहा था द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर द गैलेक्टिकोस 1.0 एरा, और बता रहा था कि स्टार्स लाइक जिडान, राउल एंड रोबर्टो कार्लोस आर पास देयर प्राइम। सिमिलरली अगर अपन 2006-7 कैंपेन की बात करें तो उसमें मैड्रिड ला लीगा तो जीत जाती है ऑन द लास्ट डे ऑफ द सीजन विद अ 3-1 विन अगेंस्ट मायोर्का, बट उनका जो पूरा सीजन रहता है वो काफी इनकंसिस्टेंट जाता है बिकॉज दे वर नॉकड आउट ऑफ द राउंड ऑफ 16 इन बोथ द चैंपियंस लीग एंड कोपा डेल रे, लूजिंग टू बायर्न म्यूनिख एंड रियल बेटिस रिस्पेक्टिवली। जब ये सीजन चल भी रहा था तभी भी काफी खबरें निकल कर आ रही थी इन द मीडिया एंड न्यूज़पेपर दैट देयर वर क्लैशेस बिटवीन द मैनेजर फाबियो कैपेलो एंड द सम सीनियर प्लेयर्स, particularly regarding the playing style and player selection, जिसके वजह से फाबियो कैपेलो मैड्रिड को ला लीगा टाइटल जिताने के शॉर्टली बाद ही सैक हो जाते हैं, लीडिंग टू अ सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी। तो अगर देखा जाए तो द पीरियड बिटवीन 2005 टू 2007 एज अ होल काफी चैलेंजिंग था, बट मैड्रिड के लिए इवेंचुअली द ला लीगा ट्रायम्फ इन द 2006-7 सीजन अंडर फाबियो कैपेलो, इट इंडिकेटेड अ पोटेंशियल टर्न अराउंड एंड सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर सक्सेसेस। बट उन फ्यूचर सक्सेसेस को आने में भी अभी काफी टाइम था बिकॉज द 2008-9 सीजन वाज वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग सीजंस इन रियल मैड्रिड्स हिस्ट्री। वो सीजन बार्सिलोना बहुत ही कंफर्टेबली विद अ ह्यूज मार्जिन ऑफ 9 पॉइंट्स जीत जाती है ला लीगा। ऑल्सो इस एक सीजन में मैड्रिड 10 मैचेस हार गई लीग में, जो हाईलाइट कर रहा था उनके डिफेंसिव इश्यूज को भी। एंड उसी सीजन में मैड्रिड ऑल्सो गॉट थ्रैश्ड बाय द ला लीगा विनर 6-2 ऑन 2 मई 2009, जिसमें 2 गोल्स थियरी हॉनरी के थे, 2 गोल्स लायनल मेसी के थे एंड 1 ईच फ्रॉम कार्लोस प्यूल एंड जेरार्ड पीके के थे। एंड जो चीज इस डिफीट को और ज्यादा ह्यूमिलेटिंग बनाती है वो ये थी कि ये मैच मैड्रिड ने खुद होम पे खेला था, सांतियागो बर्नाब्यू पे खेला था। ऑल्सो इस सीजन द करंट जायंट्स ऑफ यूरोपियन फुटबॉल सेकंड फिनिश करते हैं अपने चैंपियंस लीग ग्रुप में एंड दे गेट नॉक्ड आउट बाय लिवरपूल इन द राउंड ऑफ 16 इन द मोस्ट एम्बैरेसिंग वे पॉसिबल एज दे लॉस्ट बोथ द लेग्स 0-1 एंड 4-0 रिस्पेक्टिवली। परहैप्स जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात थी इस सीजन की वो ये थी कि मैड्रिड ने ये पूरा सीजन बारसा की शैडो में गुजारा था, बिकॉज बारसा ने इस सीजन एक अनप्रेसिडेंटेड ट्रेबल अचीव किया था बाय विनिंग द ला लीगा, द चैंपियंस लीग एंड द कोपा डेल रे इन द वेरी सेम सीजन। वन ऑफ द मेन फैक्टर्स जो मुझे लगता है पर्सनली जिसके वजह से रियल मैड्रिड सफर्ड मैसिवली इन द लार्ज पोर्शंस ऑफ द 2000s एरा वाज द फ्रीक्वेंट प्रेसिडेंसी चेंजेस। फ्लोरेंटिनो पेरेस के प्रेसिडेंट बनते ही 2000 में और वो आते हैं विद द गैलेक्टिकोस पॉलिसी एंड वो उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं बाय साइनिंग प्लेयर्स लाइक लुई फिगो, ज़िनेडिन ज़िडान एंड डेविड बेकहम। इस पॉलिसी की वजह से इनिशियल स्पोर्टिंग सक्सेस तो आ जाती है इंक्लूडिंग द 2002 चैंपियंस लीग, बट बाय 2006 इस पॉलिसी की शॉर्टकमिंग्स काफी ज्यादा एविडेंट हो जाते हैं, जैसे कि इतना ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करने
के बाद भी Madrid had not won a major trophy since the 2002-3 La Liga title. Similarly, consistently early exits फेस करने को मिल रहे थे Madrid को from the Champions League as well, and also domestically भी वो काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे थे with Barcelona emerging as the dominant force. इन सब circumstances की वजह से under the mounting pressure from the fans, media and within the club, Florentino Perez resign कर देते हैं on February 27, 2006 में. अब पेरेस के जाने के बाद रामोन काल्देरॉन was elected as the president in July 2006. काल्देरॉन ने अपने प्रेसिडेंसी कैंपेन में ही बोला था कि he will move away from the Galacticos approach and वो फोकस करेंगे on building a more balanced team, जिसके वजह से वो साइन करते हैं प्लेयर्स लाइक रूड वैन निस्टेलरॉय, फाबियो कानेवारो एंड आर्हेन रॉबिन. ऑल्सो वो आते ही फाबियो कोपेलो को अपॉइंट कर देते हैं एज द मैनेजर हु लेड रियल मैड्रिड टू द ला लीगा टाइटल इन द 2006-7 सीजन. वो एज अ प्रेसिडेंट फर्स्ट सीजन में ही ला लीगा तो जीत जाते हैं, बट काल्देरोन्स प्रेसिडेंसी वाज मार्ड बाय एलिगेशंस ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड एंड करप्शन, ड्यू टू विच उन्हें भी रिसाइन कर देना पड़ता है इन द जनवरी ऑफ 2009. अब काल्देरोन भी जा चुके थे, जिसकी वजह से मैड्रिड फेस कर रही थी मैनेजर इंस्टेबिलिटी ऑफ द पिच and inconsistent performances on the pitch, due to which the club needed a strong leadership and a clear vision to restore its fortunes. And इस टाइम पे पापा पेरेस प्रॉमिस कर रहे थे a return to the glory days with a revised Galacticos policy, जिसमें वो बोल रहे थे कि इस टाइम वो फोकस करेंगे on both the superstar signings and building a more balanced squad. इन सब प्रोमिस के बाद पेरेज वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड इन 2009. ये मार्क कर रहा था द बिगिनिंग ऑफ द गैलेक्टिकोस 2.0 एरा, और उसमें पापा पेरेज एम कर रहे थे टू रिस्टोर रियल मैड्रिड्स डोमिनेंस बोथ डोमेस्टिकली एंड इवन इन यूरोप. समर 2009 में मैड्रिड फाइनली उनके लॉन्ग टाइम टारगेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करते हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर 94 मिलियन यूरोस, जो उस टाइम की वर्ल्ड रिकॉर्ड फी थी. मैड्रिड जो है रोनाल्डो को उनके स्पोर्टिंग डे से ही एडमायर करती थी, एंड समर 2008 में मैड्रिड ने एक्सप्रेस भी करा था उनका इंटरेस्ट टू साइन रोनाल्डो, एंड वो भी डिजायर दिखा रहे थे टू जॉइन रियल मैड्रिड, बट द रेड डेविल्स फाइल्ड अ कंप्लेंट टू फीफा अबाउट मैड्रिड्स परस्यू फॉर द फ्यूचर रियल मैड्रिड लेजेंड, ड्यू टू विच रोनाल्डो वाज कन्विंस्ड टू स्टे फॉर वन मोर ईयर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैड्रिड जो है रोनाल्डो को काफी सारे रीजंस की वजह से साइन करना चाह रही थी, जैसे कि वो रेनिंग बैलन डोर विनर थे, बट वो ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट मार्केटेबल एथलीट्स अराउंड द वर्ल्ड भी थे, जिसके वजह से मैड्रिड सॉ द पोटेंशियल फॉर मैसिव ग्रोथ इन बोथ द कमर्शियल रेवेन्यू एंड द ग्लोबल ब्रांड वैल्यू ऑफ द क्लब. एक और इंपॉर्टेंट रीजन तो ये भी था कि फ्लोरेंटिनो पेरेस सॉ रोनाल्डो एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द न्यू जनरेशन ऑफ सक्सेस एट रियल मैड्रिड. मैड्रिड ने 2009 की समर में काका, करीम बेंजेमा एंड जाबी अलोंसो को भी साइन करा था, जिसकी वजह से मैड्रिड अप्रोक्सीमेटली स्पेंड 250 मिलियन यूरोस, एंड इस अप्रोच से मैड्रिड ने कंबाइन कर लिया था of signing superstar talents with essential role players to ensure a more balanced and competitive squad. मैड्रिड की इस अग्रेसिव ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से एक बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस दिख रहा था उनकी लाइनअप में भी, जहां पे उनकी डिफेंस में सल्गाडो एंड कानावारो होते थे, वहीं पे अब उनके पास आर्बेलुआ एंड राउल आल्बियोल थे. वैसे ही उनकी मिडफील्ड में अब जाबी अलोंसो आ गए थे, हु वाज रिप्लेसिंग फर्नांडो गागो, एंड सिमिलरली अटैक में भी उनके पास पहले रॉबिन, गुटी एंड राउल होते थे, एंड अब मैड्रिड के पास फ्यूचर बैलन डोर विनर्स इन क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड करीम बेंजेमा आ गए थे. इस स्ट्रेटजी की वजह से रियल मैड्रिड लेवरेज टू सिक्योर लुक्रेटिव स्पॉन्सरशिप डील्स, जिसकी वजह से उनकी मर्चेंडाइज सेल्स में भी काफी बूस्ट हो गया, जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली उनके फाइनेंशियल हेल्थ पे भी दिख रहा था, क्योंकि काफी स्टेबल हो गई थी ड्यू टू इंक्रीज रेवेन्यू फॉर द क्लब. इस विंडो की वजह से देयर वाज एन इमीडिएट पॉजिटिव इंपैक्ट इवन ऑन द टीम्स परफॉर्मेंस एज वेल. एंड मुझे पता है कि रियल मैड्रिड डिड नॉट विन द ला लीगा टाइटल इन 2009-10 सीजन, बट द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर सक्सेस वाज सॉलिडिफाइड. तो इन द एंड मैं आप सबसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इन माय ओपिनियन 2009 की जो समर ट्रांसफर विंडो थी, इट वाज अ मॉन्यूमेंटल सक्सेस फॉर रियल मैड्रिड, जिसको लीड कर रहे थे द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज, जो वो हाई प्रोफाइल साइनिंग्स को ला रहे थे दैट नॉट ओनली इंप्रूव द टीम्स परफॉर्मेंस बट ऑल्सो rejuvenated the club's global brand value, and it set the stage for a decade of dominance in European football.